यस। तो कंपनी लॉ हम कर रहे थे। कंपनी लॉ में हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था? डिफरेंस कर रहे थे हम। डिफरेंस हमने डिफरेंस तक किया था। हमने डिफरेंस किया था किसका? डिफरेंस गए थे। कंपनी वर्सेस पार्टनरशिप। आज की क्लास में हम डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड हिंदू जॉइंट फैमिली। हिंदू जॉइंट फैमिली क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? क्या है डिफरेंस? क्या है एक एचयूएफ के अंदर, एक कंपनी के अंदर, और एक एचयूएफ में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी कंसिस्ट ऑफ हेट्रोजीनियस मेंबर। इसके अंदर अलग अलग मेंबर होते हैं। कंपनी के अंदर क्या होते हैं? अलग अलग फैमिली से, अलग अलग उससे क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मेंबर होते हैं इसमें। हेट्रोजीनियस मतलब वराइड, वरीड, और डाइवर्स। डाइवर्स मतलब अलग अलग जाति धर्म के लोग एक कंपनी के मेंबर होकर यहाँ पर चल सकते हैं। एक कंपनी के मेंबर अलग परिवार, जाति, धर्म के हो सकते हैं। पर एचयूएफ के अंदर क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड के अंदर फैमिली बिजनेस होता है। फैमिली, इसमें क्या होता है? फैमिली बिजनेस होता है। फैमिली बिजनेस होता है और इसके मेंबर जो होते हैं होमोजीनियस होते हैं। सिर्फ फैमिली के मेंबर ही होते हैं उसमें। जिस फैमिली का बिजनेस होता है, मतलब जिस फैमिली का बिजनेस होता है, जिस परिवार का बिजनेस होता है, सिर्फ उस परिवार के पर्सन ही, सिर्फ उस परिवार के पर्सन ही एचयूएफ के मेंबर हो सकते हैं। एचयूएफ के मेंबर हो सकते हैं। समझ आ गई? एक कंपनी के अंदर अलग अलग परिवारों से, हाँ अलग सर। अलग जाति, अलग अलग धर्म, मतलब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हेट्रोजीनियस मेंबर होते हैं कंपनी के अंदर, जो कि अलग अलग होते हैं। बट हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर क्या होता है? इसमें फैमिली बिजनेस होता है, तो सिर्फ इसमें होमोजीनियस होते हैं। एक ही फैमिली के पर्सन इसके अंदर क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन अ हिंदू हिंदू जॉइंट फैमिली, हिंदू जॉइंट फैमिली के अंदर क्या होता है? बिजनेस, द कर्ता हैज द सोल अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट दैट फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। ये कहना चाह रहा है कि एचयूएफ के अंदर कंट्रोल एक पर्सन के हाथ में होता है। एचयूएफ के अंदर कंट्रोल जो होता है एक पर्सन के हाथ में होता है। उसका नाम है कर्ता। उसका नाम होता है कर्ता। जैसे एक परिवार है, परिवार में अगर दादाजी हैं तो दादाजी का कंट्रोल होगा। तो
कंट्रोल जो सबसे सीनियर, सबसे बुजुर्ग होता है, सबसे सीनियर होता है, उसके हाथ में कंट्रोल होता है कर्ता के केस में। वो क्या करता है, कर्ता के पास पावर होती है, कर्ता के पास पावर होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर कर्ता के पास होती है। समझ आ गई? एचयूएफ के अंदर कंट्रोल किसके हाथ में होता है, कर्ता के पास होता है। एक ही आदमी कंट्रोल करता है एचयूएफ में, कौन होता है, वो कर्ता, जो सबसे सीनियर होता है। उसके पास पावर होती है क्या करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की। पर क्या होता है, कंपनी के केस में, कंपनी के केस में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। कंपनी का बोर्ड जो होता है, कंपनी के डायरेक्टर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, काम करते हैं। मेंबर का क्या होता है, कंट्रोल होता है। समझ आ गई? क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। थर्ड पॉइंट, अ पर्सन बिकम अ मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली बिजनेस बाय द बर्थ। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, आप एचयूएफ है, आपने अपनी फैमिली के बिजनेस को एज अ एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्या करा रखा है, रजिस्टर करवा रखा है, तो एचयूएफ का मेंबर कैसे बना जाता है? एचयूएफ का मेंबर बनने के लिए किसी भी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। आप अगर उस परिवार में जन्म लेते हैं, तो जो एचयूएफ के मेंबर है, एचयूएफ के मेंबर बाय बर्थ, जन्म से ही, अगर किसी पर्सन ने एचयूएफ में जन्म लिया है, एक जॉइंट फैमिली में जन्म लिया है, तो वो जन्म से ही क्या बन जाएगा, उसका मेंबर बन जाएगा। बट कंपनी के अंदर, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आपको अगर किसी को कंपनी का मेंबर बनना है, तो या तो कंपनी के शेयर परचेज करने पड़ेंगे और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर होगा, तब जाके वो कंपनी का मेंबर बनेगा। क्लियर है? हाँ सर। पहले 3 पॉइंट समझ आ गए? यस सर। लास्ट पॉइंट, एचयूएफ का बिजनेस करने के लिए, एचयूएफ बनाने के लिए, एचयूएफ को बनाने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की, किसी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको एचयूएफ में बिजनेस करना है, आपको फैमिली बिजनेस करना है, तो आपको कोई बिजनेस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। आप क्या नहीं कर सकते, मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि नो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस फॉर द गेन बाय अ हिंदू joint family even if the number of member exceed 20. रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इज कंपलसरी, बट जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी होता है। एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, चाहे कि उसके मेंबर कितने मर्जी हो जाए, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। बट कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी होता है।
समझ आ गई एचयूएफ में और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है? क्लियर है? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला डिफरेंस, एक कंपनी के अंदर और एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर क्या डिफरेंस होता है? एक कंपनी के अंदर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी के अंदर क्या डिफरेंस होता है? एलएलपी क्या है? LLP is an alternative corporate business form that give the benefit of limited liability of company and the flexibility of partnership. Limited liability partnership LLP दो चीजों से मिलके बनी है, कंपनी से, कंपनी के बेनिफिट से प्लस पार्टनरशिप से। इसमें कंपनी के बेनिफिट भी होते हैं और पार्टनरशिप के बेनिफिट भी होते हैं। एलएलपी के अंदर क्या होता है? एलएलपी के अंदर एक कंपनी के बेनिफिट भी होते हैं और पार्टनरशिप के बेनिफिट भी होते हैं। एलएलपी के अंदर जो एलएलपी के पार्टनर होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। एलएलपी के पार्टनर की लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी के मुकाबले क्या होता है? अगर जो रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूं, कंपनी के मुकाबले रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत छोटा होता है। तो पढ़ते हैं क्या होता है एलएलपी। एलएलपी इज अ अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म दैट गिव द बेनिफिट ऑफ कंपनी और एक पार्टनरशिप, दोनों के बेनिफिट हमें देके यहाँ पर चलती है। एलएलपी कैन कंटिन्यू इट इज एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन पार्टनर। पार्टनर चले भी जाएं फिर भी एलएलपी चलती रहेगी। इट इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। LLP is a separate legal entity, is liable to the full extent of its assets, but liability of the partner is limited to the agreed contribution in the LLP. ये कहना चाह रहा है कि जो LLP होती है, LLP क्या होती है? LLP एक तरह से एक कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म है। क्या है? कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म है। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होता है? कंपलसरी होता है। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कराना क्या होता है? कंपलसरी होता है। एलएलपी के अंदर कंपनी के बेनिफिट और एक पार्टनरशिप के बेनिफिट क्या होते हैं? अलग अलग होते, मतलब क्या होते हैं? दोनों में एलएलपी के अंदर एक कंपनी के और पार्टनरशिप के बेनिफिट होते हैं। कंपनी एलएलपी की क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एलएलपी की भी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। पार्टनर चाहे जाए रहे, एलएलपी हमेशा चलती रहेगी। समझ आ गई? एलएलपी अपने नाम से एसेट्स को होल्ड करके रख सकती है। क्लियर है? मेंबर जो पार्टनर होते हैं एलएलपी की, उसकी लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है, लिमिटेड लायबिलिटी, ये एलएलपी होती है। अगर आपसे कोई एलएलपी पूछे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पूछे, एक होती है पार्टनरशिप, एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड। पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी नहीं होता, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी होता है, कंपलसरी। एलएलपी के अंदर आपसे अगर कोई पूछे, आप बताओगे कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है। जिस तरह से कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ऐसे ही एलएलपी की भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। समझ आ गई? क्लियर है? समझ आ गई? यस सर। हाँ।
हाँ सर। जैसे हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप के अंदर अगर एक पार्टनर कोई काम करता है तो उसके काम के लिए दूसरा पार्टनर लायबल रहेगा, लेकिन एलएलपी के अंदर क्या होता है, एक पार्टनर के काम के लिए दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होगा। एक पार्टनर के काम के लिए दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होगा। समझ आ गई? और जो म्यूचुअल ड्यूटीज हैं, जो ड्यूटीज होती हैं, जो राइट्स होते हैं पार्टनर्स के, म्यूचुअल ड्यूटीज, राइट्स ऑफ पार्टनर, उसको डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, उसको गवर्न किसके द्वारा किया जाता है, इनके बीच में एग्रीमेंट होता है जिसको एलएलपी एग्रीमेंट बोला जाता है। एलएलपी एग्रीमेंट बोला जाता है। तो एलएलपी होता क्या है? एलएलपी क्या होता है? एक तरह से बिजनेस कॉर्पोरेट फॉर्म है। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। एलएलपी में पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। एलएलपी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। एलएलपी अपने नाम से, जैसे कंपनी क्या करती है, वो कोई भी कंपनी अपने नाम से एसेट होल्ड करती है, ऐसे ही एलएलपी भी अपने नाम से एसेट होल्ड करके यहाँ पर चल सकती है। एलएलपी किसी भी एग्रीमेंट में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कर सकती है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो एलएलपी के अंदर भी एक कंपनी जैसे फीचर होते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। जो मैंने बताया उतना ही पढ़ना इसमें, और बाकी तो ये एक्स्ट्रा ही लिखा हुआ है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि एलएलपी होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे तो बता दोगे एलएलपी होता क्या है? यस सलोनी एंड अंशु, बताओगे एलएलपी यस होता सर। क्या? एलएलपी होता क्या है? समझ आया? सलोनी आपको समझ आया? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। लिमिट, एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी क्या होता है? एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी के अंदर एक कंपनी के प्लस एक पार्टनरशिप फर्म के, दोनों के क्या होते हैं? फीचर होते हैं। दोनों के फीचर होते हैं। एलएलपी के अंदर एक कंपनी के और पार्टनरशिप फर्म दोनों के क्या होते हैं? फीचर होते हैं। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। कंपलसरी होता है। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। एलएलपी के अंदर पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड। एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी आइडेंटिटी होती है। पार्टनर और एलएलपी दोनों अलग अलग होते हैं।
समझ आ गया? LLP समझ आ गया क्या होता है? LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, क्लियर सर। अब आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कंपनी के? कंपनी के डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कंपनी के? कंपनी बनाने से या जब आप कंपनी बना रखे होते हो तो आपको क्या क्या नुकसान होता है? सबसे पहला डिसएडवांटेज है फॉर्मेलिटीज एंड एक्सपेंसेस। फॉर्मेलिटी एंड एक्सपेंसेस के अंदर लिखो कि जब कंपनी बनाई जाती है तो जब कंपनी बनाई जाती है तो एक लॉन्ग प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। कंपनी बनाने की जो प्रोसेस होती है, इनकॉर्पोरेशन की जो प्रोसेस होती है, वो एक बहुत लंबी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, आपको अलग अलग अथॉरिटी से कंपनी को बनाते टाइम आपको अलग अलग अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, अलग अलग फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं। तो जिसमें क्या होता है, काफ़ी सारा टाइम लगता है, काफ़ी अप्रूवल्स की ज़रूरत होती है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते टाइम, जिसमें क्या होता है, आपका टाइम और पैसा काफ़ी सारा लगता है। समझ आ गई? तो क्या है, पहला नुकसान क्या है कंपनी का, कि भाई कंपनी को जब आप इनकॉर्पोरेट करते हो, कंपनी को जब आप बनाते हो तो उसमें एक काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है कंपनी को बनाते टाइम। समझ आ गई? क्लियर है? एक्सपेंसेस काफ़ी हो। तो पहला पॉइंट है आपका कि जब आप कंपनी को बनाते हो तो आपको एक लंबा प्रोसीजर जो है फॉलो करना पड़ता है, काफ़ी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपको अलग अलग अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ती है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से टाइम काफ़ी लगता है और एक्सपेंसेस भी काफ़ी लगता है। समझ आ गई? तो पहला पहला क्या है इसका नुकसान, फॉर्मेलिटीज़ फॉर्मेलिटीज़ एंड एक्सपेंसेस, ये इसका पहला नुकसान है। इस हेडिंग को अच्छे से याद कर रखना। क्लियर है? या ये आपका जो मैंने आपको बताया वो सारा यही लिखा हुआ है। यस सर। दूसरा, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर। कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर एक कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। एक कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। कंपनीज एक्ट के अंदर एक कंपनी के ऊपर काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन, काफ़ी सारे सेक्शन लग के चलते हैं, जिसमें कंपनी को हर चीज़ के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ फॉर्म, कुछ ना कुछ रिटर्न, कुछ ना कुछ कंप्लायंस को करना पड़ता है।
कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स में क्या होता है कि कंपनी के ऊपर प्रॉपर एक कंपनीज एक्ट लगता है, जिसमें कंपनी को टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। टाइम टू टाइम फॉर्म फाइल करना पड़ता है, रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, कंप्लायंस करना पड़ता है। समझ आ गई? मिनिस्ट्री के अंदर, आरओसी के अंदर रजिस्टर Yes, ऑफ sir. कंपनी को फॉर्म फाइल करना पड़ता है। तो ये भी एक क्या है, डिसएडवांटेज है। कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, हर एक चीज के डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, हर एक चीज के बारे में बताना पड़ता है। समझ आ गई? Yes, sir. सलोनी, क्लियर है? हाँ सर। ओके। तीसरा ड्रॉबैक क्या है? सेपरेशन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ओनरशिप। सेपरेशन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ओनरशिप। कंपनी को कंट्रोल कौन करते हैं और कंपनी को ओनरशिप अलग अलग लोगों के हाथ में होती है। जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, और जो ओनरशिप होती है वो शेयर होल्डर के हाथों में होती है। अब मान लो शेयर होल्डर कंपनी की है सलोनी, बट डायरेक्टर में कौन है, अंशु। जो कंट्रोल करने का काम है, कंपनी को चलाने का काम है, वो किसके हाथ में है, अंशु के हाथ में है। लेकिन पैसे किसने लगा रखे हैं, सलोनी ने लगा रखे हैं। हो सकता है अंशु ढंग से काम ना करे, जिसकी वजह से किसको नुकसान होगा, सलोनी को नुकसान होगा। ओनरशिप और कंट्रोल जो होता है अलग अलग होता है, डायरेक्टर और मेंबर अलग अलग होते हैं। तो जिसकी वजह से कई बार क्या हो सकता है, नुकसान भी होकर यहाँ पर चल सकता है। हो सकता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ढंग से काम ना करें, जिसकी वजह से उनके ढंग से काम ना करने की वजह से जो शेयर होल्डर हैं, जो मेंबर हैं, जो ओनर हैं कंपनी के, उनको काफ़ी नुकसान हो। तो ये भी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. हाँ, क्योंकि हाँ मेंबर सर। जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, उनका डे टू डे कंपनी के साथ कोई वो नहीं होता, इंटरेक्शन नहीं होता। कंपनी को डे टू डे मैनेज कौन करता है, वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब वो डिपेंड करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस तरीके से काम करते हैं। अगर वो अच्छे तरीके से काम करते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर वो बेकार तरीके से काम करते हैं तो मेंबर के लिए, ओनर के लिए भी खराब रहता है। तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ओनर के ऊपर, उसके डायरेक्टर के ऊपर, कि डायरेक्टर किस तरह से काम करता है। समझ आ गई? तो यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन होने की वजह से भी ये डिसएडवांटेज रहता है सबसे बड़ा। क्लियर है? यस सर। हाँ। चौथा क्या है, ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई क्या है, कंपनी एक देश के अंदर रहती है, देश के एनवायरनमेंट को, देश की जो पर्यावरण है, फैक्ट्री हैं, ये सब क्या करती हैं, जो जो फैक्ट्रियां हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। तो इसमें क्या होता है, एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो समाज के लिए भी कुछ करे। तो इनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। ये भी एक कंपनी के लिए, इनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, सामाजिक सुधार के लिए काफ़ी सारे काम भी करने पड़ते हैं कंपनी को। तो ये भी क्या है, इसमें काफ़ी काम करने पड़ते हैं, तो खर्चा होता है काफ़ी। तो खर्चा होने की वजह से काफ़ी खर्चा और करना पड़ता है। तो ये भी क्या है, एक तरह से डिसएडवांटेज है कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी काफ़ी सारा क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. हाँ। और पांचवा पॉइंट क्या है, ग्रेटर टैक्स बर्डन। एक कंपनी को टैक्स भी काफ़ी सारा पे करना पड़ता है। एक कंपनी के ऊपर टैक्स पे करने का बर्डन भी काफ़ी सारा होता है।
तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक कंपनी के ऊपर टैक्स पे करने का बर्डन भी ज़्यादा होता है। अगर मैं दूसरे बिजनेस एंटिटी से के कंपैरिजन में बात करूं तो कंपनी को काफ़ी सारा टैक्स पे करना पड़ता है, तो ये भी क्या है, एक तरह से डिसएडवांटेज है। और लास्ट क्या है, डिटेल वाइंडिंग अप प्रोसीजर। डिटेल्ड वाइंडिंग अप प्रोसीजर कंपनी को बंद करवाना भी आसान नहीं होता। जिस तरह से कंपनी को बनाने के लिए एक लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ऐसे ही कंपनी को बंद करने के लिए भी एक लंबा प्रोसीजर जो है फॉलो करना पड़ता है। एक लंबे प्रोसीजर से होके गुजरना पड़ता है, तो ये काम करने पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, डिसएडवांटेज है। फॉर्मेलिटी एंड एक्सपेंसेस, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर, सेपरेशन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ओनरशिप, ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेटर टैक्स बर्डन, डिटेल वाइंडिंग ऑफ प्रोसीजर, ये सारे के सारे क्या है, ये डिसएडवांटेज है। समझ आ गई? Yes, sir. क्लियर है? कोई डाउट? हाँ हाँ सर। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। ये काट दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, ये काट दो। ये काट दो और ये भी काटो, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब, ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको काट दो। यहाँ से करना है, कंपनीज एक्ट 2013 से, यहाँ से कंपनीज एक्ट 2013, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट, यहाँ से। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है? जो ये कंपनीज एक्ट है, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? इसके लिए कंपनी लॉ का सेक्शन नोट कर लो, सेक्शन 1 है। सेक्शन 1, सेक्शन 1 बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट। अब ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है कंपनी लॉ? कंपनी लॉ एप्लीकेबल होता है, पहला पॉइंट, सारी कंपनी के ऊपर। सारी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई हैं अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013 या किसी पुराने कंपनी लॉ में। या किसी पुराने कंपनी लॉ में। तो पहला पॉइंट क्या है, जो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है वो उन सारी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो कौन से एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर। जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई हैं या किसी पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर जो कंपनी बनी है, उन कंपनीज के ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो। ओके। दूसरा पॉइंट, ये कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल होगा,
इंश्योरेंस कंपनी पे, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी कौन सी कंपनी होती है जिसका मेन बिजनेस इंश्योरेंस का होता है, इंश्योरेंस वगैरह का मेन बिजनेस होता है, जैसे वो इंश्योरेंस कंपनी होती है। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर लिखो 2 लॉ एप्लीकेबल होते हैं। एक पहला लॉ है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। और दूसरा कौन सा है, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ 2013, कंपनीज एक्ट 2013। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर 2 लॉ एप्लीकेबल होते हैं, एक तो इंश्योरेंस एक्ट और दूसरा कंपनीज एक्ट। इसको लिखो स्पेशल, स्पेशल एक्ट, ये है स्पेशल एक्ट। इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो स्पेशल एक्ट में बनती है। एक्ट का नाम क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, इसको स्पेशल एक्ट बोलते हैं। समझ आ गई यहाँ पे, कोई डाउट? हाँ सर। हम एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कंपनीज एक्ट कौन कौन सी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। पहला कौन सी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो सारी कंपनी जो कौन से एक्ट के अंदर बनी है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनी है या किसी पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उन कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि ये इंश्योरेंस कंपनी पे भी एप्लीकेबल होता है। ये कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। बट इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर 2 एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, एक तो होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जो कि स्पेशल एक्ट है, और एक है कंपनीज एक्ट। तो इसमें क्या चीज लिखी होती है, अगर किसी पॉइंट पे लिख लो, अगर किसी पॉइंट पर कंपनी लॉ में, कंपनी लॉ में और इंश्योरेंस लॉ के अंदर क्या आ जाए, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, तो इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि भाई एक ही चीज को लेके दोनों लॉ में अलग अलग चीज लिखी है, एक ही चीज को लेके दोनों लॉ में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। मान लो कोई फॉर्म है, एक फॉर्म है, कंपनी लॉ कहता है कि ये फॉर्म 15 दिन के अंदर फाइल होगा, लेकिन इंश्योरेंस एक्ट कहता है कि ये फॉर्म 7 दिन के अंदर फाइल होगा। दोनों चीजें अलग अलग बोल रही हैं। तो इस केस में जब दोनों लॉ के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, जब दोनों लॉ में कुछ अलग अलग आ जाए, एक लॉ अपनी चीज कहता है, दूसरा लॉ अपनी चीज कहता है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा फिर, इसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, कंपनी लॉ कहता है 15 दिन, इंश्योरेंस एक्ट कहता है 7 दिन, तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, बताओगे? यस सलोनी, कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? हाँ हाँ जी, कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा इसमें? कंपनी लॉ। नहीं, आप बताया तो अभी,
आप लोग ना बिल्कुल ध्यान से पढ़ नहीं रहे, मुझे लग रहा है। मैंने कितने ध्यान से बताया, आगे आपके आगे लिखा हुआ है। इंश्योरेंस लॉ। वो तो इंश्योरेंस लॉ एप्लीकेबल होगा ही, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी स्पेशल एक्ट के अंदर बनती है। स्पेशल एक्ट के अंदर इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो स्पेशल एक्ट के अंदर बनती है। कौन से एक्ट के अंदर बनती है वो? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर दो लॉ एप्लीकेबल होते हैं, कंपनी लॉ और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट। बट कई बार क्या होता है, एक कंपनी के ऊपर जब दो लॉ लगते हैं तो एक चीज़ को लेके दोनों लॉ में अलग अलग बातें हो सकती हैं। इस लॉ में मान लो किसी फॉर्म को लेके बोला हुआ है कि ये 7 दिन के अंदर फाइल होगा, और इस लॉ में बोला हुआ है कि 15 दिन के अंदर लाइबल होगा। जब दोनों लॉ के अंदर मतभेद आ जाए, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, तब स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल होगा, इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो अगर दो लॉ के बीच में, इंश्योरेंस कंपनी में अगर इंश्योरेंस एक्ट में और कंपनी एक्ट में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? बताओ। अगर इंश्योरेंस एक्ट कंपनी के अंदर, इंश्योरेंस कंपनी में दो एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, इंश्योरेंस एक्ट और कंपनीज एक्ट। अगर एक इंश्योरेंस कंपनी में दोनों एक्ट में मतभेद हो जाए, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, एक मैटर को लेके एक एक्ट में कोई चीज़ लिखी हुई है और दूसरे में कुछ और लिखा हुआ है, तो उस केस में इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा या कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा? The company. कंपनीज एक्ट। कैसे? क्या किसी कंपनी कंपनी इंश्योरेंस तो कंपनी के लिए इंश्योरेंस हो जाएगा ना। मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा से समझो। इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो स्पेशल एक्ट में बनती है। स्पेशल एक्ट मतलब, क्योंकि ये इंश्योरेंस एक्ट है तो इसके ऊपर इंश्योरेंस की अलग से क्या लगता है, लॉ लगता है। इसके ऊपर दो लॉ लगते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, जिसको स्पेशल एक्ट बोलते हैं, और दूसरा लगता है कंपनीज एक्ट। इस पे दोनों एक्ट लगते हैं। कई बार क्या होता है, दोनों एक्ट में किसी एक चीज़ को लेके अलग अलग बातें बोली गई हैं, होती हैं। लॉ के अंदर जब भी दो एक्ट में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, मान लो स्पेशल एक्ट में और कंपनीज एक्ट में मतभेद आ जाए, तो उस केस में स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल होगा। स्पेशल एक्ट कौन सा है बताओगे? अच्छा पहले ये बताओ, स्पेशल एक्ट कौन सा है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक्ट। इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी है तो इसको स्पेशल एक्ट में बनी होती है, ये इसको स्पेशल एक्ट ही ज़्यादा मानना पड़ता है। अगर किसी कंपनी के ऊपर स्पेशल एक्ट लगता है और उसका कंपनीज एक्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, तो फिर स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल होगा। मतलब कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? इंश्योरेंस कंपनी। हाँ, इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा। ये हमेशा पकड़ लो, लिख लो इसके साथ। अगर स्पेशल एक्ट में, अगर स्पेशल एक्ट के अंदर या कंपनीज एक्ट के अंदर क्या हो जाए, मतभेद हो जाए। मतभेद मतलब कि भाई, ये मतभेद कब आता है कि भाई जब कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखा हो और इंश्योरेंस एक्ट में किसी एक चीज़ के ऊपर कुछ और लिखा हो। मान लो ये लगा लो, जैसे CSET है, CSET है, CSET का एग्ज़ाम हमें पता है जुलाई में होगा। बट अब ये लगा लो कि CSET के ऊपर दो एक्ट लगते हैं। मान लो स्पेशल एक्ट लग रहा है और एक नॉर्मल एक्ट लग रहा है। नॉर्मल एक्ट में लिखा हुआ है कि CSET का एग्ज़ाम जून में होगा, स्पेशल एक्ट कहता है कि जुलाई में होगा। दोनों में एक चीज़ को लेके क्या है, मतभेद है। तो फिर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा बताओगे? इंश्योरेंस तो सर है। नॉर्मल एक्ट एप्लीकेबल होगा या स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल होगा? सर स्पेशल है। स्पेशल एक्ट। ये हमेशा पकड़ लो, अगर किसी भी कंपनी के ऊपर स्पेशल एक्ट लगता है, अगर किसी भी कंपनी के ऊपर स्पेशल एक्ट लगता है तो फिर उस केस में उसके ऊपर स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल होगा। क्लियर है?
समझ आ गई? यस सर। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी का समझ आ गया। अगर वैसे इंश्योरेंस कंपनी पे दो एक्ट एप्लीकेबल होते हैं। एक एक्ट एप्लीकेबल होता है इंश्योरेंस एक्ट और दूसरा एक्ट एप्लीकेबल होता है कंपनी लॉ। बट कई बार क्या होता है, कंपनी लॉ में और इंश्योरेंस एक्ट के अंदर इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, Yes, sir. मतभेद आ जाता है, तो उस केस में स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल होगा। स्पेशल, समझ आ गई? जैसे मैंने आपको बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी बताया, ऐसे ही होता है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी दो एक्ट लगते हैं। बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी दो एक्ट लगते हैं। बैंकिंग कंपनी के ऊपर कौन कौन से एक्ट लगते हैं, बात करते हैं। बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी दो एक्ट लगते हैं। अब बैंकिंग कंपनी के ऊपर कौन कौन से एक्ट लगते हैं, बात करते हैं। एक तो लगता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एक लगता है कंपनीज एक्ट। बैंकिंग कंपनी के ऊपर स्पेशल एक्ट लगता है बैंकिंग रेगुलेशन। अब मान लो इनमें से बैंकिंग एक्ट में और कंपनीज एक्ट के अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो कौन सा एक्ट लगेगा फिर? बैंकिंग कंपनी के ऊपर दो एक स्पेशल एक्ट लगता है जिसका नाम है बैंकिंग एक्ट, और एक लगता है कंपनीज एक्ट। अगर इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, कंपनीज एक्ट में और बैंकिंग एक्ट में कोई मतभेद हो जाए, तो कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा फिर, बताओगे? जैसे हमने इंश्योरेंस कंपनी में पढ़ा था, ऐसे ही बैंकिंग कंपनी में भी है। फिर कौन सा एक्ट लगेगा? सर इंश्योरेंस ही लगेगा। इंश्योरेंस कहाँ से लगेगा? इसमें इंश्योरेंस एक्ट की बात हो रही है। सलोनी आप बताओ, एक बैंकिंग कंपनी है, उसके ऊपर दो एक्ट एप्लीकेबल हो रहे हैं। एक एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो कि स्पेशल एक्ट है, और एक है कंपनीज एक्ट। और मैंने बताया आपको कि जब एक स्पेशल एक्ट में और एक नॉर्मल एक्ट में जब मतभेद आ जाए तो स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल होगा या नॉर्मल एक्ट एप्लीकेबल होगा? सर आई थिंक कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है, कैसे? बिकॉज उसमें अंदर लीगल प्रोसेस भी हुए ना। आप समझे नहीं मेरी बात। मैंने आपको एक बार हमें आराम से बोला है कि भाई लिख लो, अपने पास अपनी बुक में लिख लो, और ये आज नहीं, ये आगे भी आपको काम आएगा। जब भी एक कंपनी के ऊपर सर स्पेशल एक्ट आई थिंक बैंकिंग। लिखो, जब भी एक कंपनी के ऊपर स्पेशल एक्ट और अदर नॉर्मल एक्ट लगते हैं, अदर जनरल एक्ट लगते हैं, तो वहाँ पर स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो जहाँ पर अगर इनमें किसी भी स्पेशल एक्ट में और किसी भी जर्नल एक्ट में जब कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है ना, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि मान लो दो लोग एक बात के ऊपर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। अंशु एक चीज को लेके कुछ और बोल रही है, आप इस एक चीज को लेके कुछ और बोल रहे हो। मान लो अंशु स्पेशल है
आप जर्नल हो, तो उस केस में स्पेशल लगेगा। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर इंश्योरेंस एक्ट स्पेशल है, तो उस केस में स्पेशल एप्लीकेबल होगा। बैंकिंग कंपनी के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन जो है स्पेशल है, तो उस केस में स्पेशल एक्ट लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट स्पेशल है, तो क्या लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लगेगा। कोई भी कंपनी अगर स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है, तो अगर उसका जर्नल एक्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्शन हो तो उसके ऊपर स्पेशल एक्ट ही लगेगा। समझ आ गई? यस। हाँ, तो एक बार एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं कि कंपनीज एक्ट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, एप्लीकेबिलिटी के ऊपर मैं अगर बात करूं, समझ आ गई अंशु? अंशु लेफ्ट हो गए सर। अच्छा, हाँ, कंपनीज एक्ट क्या है? पहला कौन सी पे ऊपर लगेगा? पहले तो ये सारी कंपनीज के ऊपर लगेगा जो इनकॉर्पोरेट होती हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर उन कंपनीज के ऊपर ही कंपनीज एक्ट लगेगा। अगर जितनी भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनी है या किसी पुराने कंपनी लॉ के अंदर, पुराने कंपनी लॉ के अंदर बनी है, उन पर क्या होगा? कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा। पर इसमें क्या है, एक चीज लिखी हुई है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी पे क्योंकि इंश्योरेंस एक्ट भी लगता है, इंश्योरेंस कंपनी स्पेशल एक्ट के अंदर बनी हुई होती है। इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस का बिजनेस करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो लाइसेंस कहाँ से मिलता है आपको? वो अंडर दी इंश्योरेंस एक्ट, अंडर दी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट के अंदर आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, तब मिलता है। क्योंकि ये स्पेशल एक्ट के अंदर बनती है, तो अगर कहीं पे भी स्पेशल एक्ट के अंदर और जर्नल एक्ट के अंदर, मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर, कहीं पे भी इंश्योरेंस एक्ट के अंदर और कहीं पे भी कंपनीज एक्ट के अंदर अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, तो फिर कौन सा एक्ट लगेगा? कौन सा एक्ट लगेगा? स्पेशल एक्ट। इंश्योरेंस एक्ट। तीसरा, बैंकिंग बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी में भी दो एक्ट लगते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन, जो बैंकिंग लॉ है, और दूसरा कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट, बैंकिंग कंपनी जो होती है, बैंकिंग को भी एक कंपनी को बैंकिंग का काम करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है, उसको बैंकिंग रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। बैंकिंग कंपनी एक स्पेशल लॉ के अंदर बनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉ कह लो, बैंकिंग रेगुलेशन कह लो, उसके अंदर बनी हुई है, तो उसको बैंकिंग लॉ को मानना पड़ता है। ये स्पेशल एक्ट के अंदर बनी हुई है। कहीं पे भी अगर स्पेशल एक्ट में और कंपनीज एक्ट के अंदर क्या आ जाए, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, तो उस केस में क्या होगा? स्पेशल एक्ट मतलब बैंकिंग एक्ट एप्लीकेबल होकर यहाँ पर चलेगा। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। चौथा है इलेक्ट्रिसिटी हाँ सर। कंपनी। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जिसका काम होता है बिजली बनाने का, उसके ऊपर दो एक्ट लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और दूसरा कंपनीज एक्ट। ऐसे ही जैसे हमने
इंश्योरेंस कंपनी की बात करी, हमने बैंकिंग कंपनी की बात करी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में भी ऐसे होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर स्पेशल एक्ट लगता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। तो स्पेशल एक्ट में और कंपनीज एक्ट के अंदर अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग होता है मतभेद आ जाना, कि भाई जहाँ पे किसी एक मुद्दे में कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है और स्पेशल एक्ट कुछ और कह रहा है, तो वहाँ पे हम किसकी बात सुनेंगे, हम स्पेशल एक्ट की बात सुनेंगे। तो वहाँ पे फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एप्लीकेबल होगा इस कंपनी के केस में। तो बाकी कहीं और भी कंपनी होती हैं जो स्पेशल एक्ट में बनती है। अगर कोई भी कंपनी स्पेशल एक्ट में बनी है तो उसके ऊपर कौन से प्रोविजन लगेंगे, स्पेशल एक्ट के प्रोविजन लगेंगे। यहाँ तक सारा समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ हाँ गया? सर। किसी प्रकार का कोई डाउट? ना सर। अच्छा, कंपनीज एक्ट, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, ठीक है ना, इनकॉर्पोरेट कंपनी के ऊपर जो कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई उनको बोलते हैं अन इनकॉर्पोरेट कंपनी। जिन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अनरजिस्टर्ड कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। ये भी नोट कर लो, अनरजिस्टर्ड कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल